आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग करने वाले हैं पैसेज राइटिंग को। तो प्लीज़ गाइस, जो भी स्टूडेंट इसे देख रहे हो, इसे अगर ओपन किए हो तो अंत तक ज़रूर देखो और साथ में अपना नोटबुक लेके बैठो, क्योंकि मैं आपको ये नहीं, मैं आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आंसर बताऊँगा। तो प्लीज़ गाइस, आप अपना नोटबुक लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो साथ में, ताकि जो भी क्वेश्चंस आपको आंसर दिखे और मेरे साथ आंसर बनाने की कोशिश करो। और हो सके तो आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके, और फिर क्वेश्चंस नेक्स्ट स्लाइड में है। जैसे यहाँ पे आपने क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट स्लाइड में इसकी क्वेश्चंस है, यहाँ पे पैसेज पीछे था, तो आप पहले पैसेज को पढ़ो और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इससे पहले अगर मैंने तीन पार्ट करवा रखा है वीडियो का, एक में जिसमें मैंने 170 प्रोज सेक्शन करवाया है, एक में 100 ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको पोइट्री सेक्शन करवा रखा है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स स्टोरी ऑफ इंग्लिश से करवाया है। अगर आपने नहीं किया है तो जाके ज़रूर देखो, ये तीनों वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम लोग पैसेज की ओर। सबसे पहली बात, जब भी आपको एग्जाम में पैसेज आए तो सबसे पहला काम क्या करो, आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो लाइन बाय लाइन। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर टूथब्रश मेक हिज लाइफ अ मिजरी। अभी बहुत लोगों को, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा सर मिजरी का मतलब क्या होता है, माइजरी मिजरी जो भी बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है। माइजरी का मतलब होता है जो ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान कर दे, जो आपको बहुत दुखी कर दे, जो आपको लगे कि ऐसा कि बड़ी बाबा ये इससे पीछा छूट जाता तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती, ऐसी चीज़ें हो जाए। What happens at the last moment, अंतिम क्षण में, अंतिम पल में क्या होता है। What happens at the last moment, अरे सिट, ये पहले ही स्लाइड में गलती होना स्टार्ट हो गया, ये क्या हो गया। वेट करो, मैं क्वेश्चन इसका सही बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए था। What happens in the morning, यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा ना, मैं आपको सही कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन होगा What happens in the morning, एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे What happens in the morning, सुबह में क्या होती है, ठीक है ना, आप सही कर लेंगे इसे, What happens in the morning। और नेक्स्ट है What happens at the last moment, अंतिम क्षण में क्या होती है। और फ्रेम सेंटेंसेस विथ, आपको सेंटेंस बनाना है मिजरी और टूथब्रश से। ये तो सभी बना सकते हो, मिजरी मतलब दुखी कर देना, आई एम मिजरी विद दिस ड्रेडफुल इवेंट, मैं इस भयावह घटना से दुखी हूँ। और टूथब्रश, माई टूथब्रश इज़ वेरी सॉफ्ट, आई यूज्ड ओरल बी टूथब्रश, जो भी आप कुछ भी इस तरह का सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। तो चलिए वाइस, आते हैं हम लोग पैसेज की ओर। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग, मेरा टूथब्रश एक वैसी वस्तु है, डैट हॉन्ट्स मी, हॉन्ट्स का मतलब होता है पीछा करना, याद दिलाना, जैसे पीछे पीछे घूमना, याद आना, अक्सर समझो। मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, मेरा जो टूथब्रश है वह मुझे याद दिलाता है, मेरे पीछे पीछे आता है जब भी मैं यात्रा करता हूँ। एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, और मेरे जीवन को वह दुखी कर देता है। आई ड्रीम डैट, मैं सपना देखता हूँ, मैं काश सोचता हूँ, काश ऐसा होता। डैट आई हैवेंट पैक्ड इट, कि मैं सोचता हूँ कि शायद काश मैंने टूथब्रश को पैक न किया हो। एंड वेक अप इन कोल्ड परसिप्रेशन, और मैं आराम से अनुभूति को लेते हुए बहुत ही सादगी से मैं इस ठंड भरी सुबह में उठता हूँ। आई गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, मैं सुबह सुबह बेड से उठता हूँ और मैं उसे याद करता हूँ। एंड हंट फॉर इट, एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और मैं फिर याद करता हूँ कि सुबह सुबह में मैंने इसे यूज करने से पहले पैक किया था। एंड हैव टू अनपैक इट अगेन, अब मुझे फिर से इसे वापस खोलना पड़ेगा। देन आई फॉरगेट, तब मैं भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश, और तब मुझे दौड़ना पड़ता है अप स्टेयर्स, ऊपर सीढ़ियों पे, एट द मोमेंट, उस क्षण में। एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और मुझे लेके जाना पड़ता है रेलवे स्टेशन तक। रैप्ड अप इन माई पॉकेट, और उसे मैं क्या करता हूँ, रैप्ड का मतलब होता है लपेट देना, और उसे मैं लपेट देता हूँ अपने पॉकेट के हैंडकरचीफ में, रुमाल में, और उसे रख लेता हूँ अपनी जेब में। तो ये रहा पैसेज, बहुत सी छोटी सी पैसेज है 4 लाइन की। हाउ डज द राइटर्स टूथब्रश, लेखक का जो टूथब्रश है, मेक्स हिज लाइफ अ मिजरी, लेखक का जो ये दंत दातून है, ये टूथब्रश है, वह उनका जीवन कैसे दुखदाई, कष्टदायी बना दिया है। तो आते हैं पिछले वाले स्लाइड पे। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा
मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। देखो जब भी पैसेज पढ़ो ना, आपको क्वेश्चंस मिले ना, तो आप वो एग्जैक्ट वर्ड ढूंढने की कोशिश करो। मेक्स हिज लाइफ अ मिजरी, ये क्वेश्चन में है ना, और मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, मतलब आंसर आपका इसी के पहले, फुल स्टॉप के पहले होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आप आंसर लिखोगे, इसको कैसे, माई टूथब्रश की जगह पे लिखोगे द टूथब्रश हॉन्ट्स, द टूथब्रश हॉन्ट्स, किसको, मी मतलब द राइटर, द टूथब्रश हॉन्ट द राइटर व्हेन, आई एम की जगह पे लिखोगे ही वॉज ट्रैवलिंग, व्हेन ही वॉज ट्रैवलिंग एंड मेक्स हिज लाइफ अ मिजरी। समझ पा रहे हो ना कैसे लिखना है। द टूथब्रश इज अ थिंग डैट हॉन्ट्स द राइटर व्हेन ही वॉज ट्रैवलिंग एंड मेक्स हिज लाइफ अ मिजरी। टूथब्रश वो एक वैसी वस्तु है जो लेखक को याद दिलाती है, जो लेखक का पीछा करती है और उनके जीवन को दुखी भर देती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट हैपेंस इन द मॉर्निंग, सुबह में क्या होता, मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे आपका रॉन्ग क्वेश्चन था, मैंने आपको यहाँ पे राइट कर दिया है। व्हाट हैपेंस इन द मॉर्निंग, आखिर सुबह में क्या होता है। तो आपको देखो मॉर्निंग वाला लाइन कहाँ पे, आपने पढ़ा होगा ना, आई ड्रीम डैट आई haven't packed it and wake up in cold precipitation. I get out of bed and hunt for it and in the morning, दिख गया ना, and in the morning, तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करो in the morning, आई की जगह पे the writer, क्या लिखोगे, in the morning the writer पैक इट बिफोर, पैक इट का मतलब टूथब्रश, पैक द टूथब्रश बिफोर ही हैज़ यूज्ड इट, ही हैज़ यूज्ड इट एंड हैज़ टू अनपैक इट अगेन। सुबह में द राइटर पैक इट बिफोर, पहले उससे पैक किया, ही यूज्ड इट उसका यूज़ किया, एंड हैज़ टू अनपैक इट अगेन, फिर उसे वापस खोलना पड़ा। ऐसा मतलब बार बार उनको पैक करना पड़ता ब्रश को, और खोलना पड़ता, फिर रखना पड़ता, फिर खोलना पड़ता और यूज़ करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस एट द लास्ट मोमेंट, यहाँ पे मैंने बताया ना आपको इन द मॉर्निंग होगा, ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन रिपीट है इन द मॉर्निंग। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2020 का पूछा गया क्वेश्चन, ये आपका पैराग्राफ है, जो भी पूछेगे शायद 2020 नहीं 21 का होना चाहिए, 21 का है, अभी चल रहा है ना 22, तो 2020 या 21 नहीं, 20 में आई थिंक ट्रीज़ वाला, 21 में ट्रीज़ वाला था, तो ये 20 का होगा, कोई भी हो, आपका प्रीवियस ईयर का है, बस इतना समझना। व्हाट हैपेंस एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में क्या होता है, तो अंतिम क्षण में क्या होता है, एट द लास्ट मोमेंट, आप ढूंढो कहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, एट द लास्ट मोमेंट आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक इट अगेन, देन आई फॉरगेट आई हैव टू रश अप स्टेयर्स एट द मोमेंट, एट द मोमेंट और एट द लास्ट मोमेंट, यही दो लाइन है ना, देखोगे एट द लास्ट मोमेंट और यहाँ भी क्या है, एट द मोमेंट, वही बात है ना, एट द मोमेंट, मतलब आपका आंसर यहीं पे होगा। द यहाँ पे देन आई फॉरगेट है लिखा हुआ ना, तो आप इसको लिखोगे द राइटर फॉरगेट द टूथब्रश एंड हैज टू रश अप स्टेयर्स, and has to rush upstairs at the moment and carry it to the railway station। समझ पा रहे हो ना क्या करना है, the writer forget it and has to rush upstairs at the last moment या at the moment, बस इतना ही कर दो। the writer forget his toothbrush and has to rush upstairs at the moment and carry it to the railway station। हो गई। आप एक और चीज़ का ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं ना कि अरे ये तो नंबर, ये ऐसे तो देख के तो लिखना है, भर भर के लिख देते हो, गलत है, आपका नंबर बहुत कटेगा। जितनी आपकी एफिशिएंसी है, ये कितने नंबर का एक क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, तो आप 1 नंबर के जितना लिखो ना, ये भर भर के लिखने की क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेम सेंटेंसेस, इससे आपको वाक्य बनाना है। आप जब जानोगे इसका हिंदी तो आप इजीली बना लोगे। टूथब्रश का तो सब बना लोगे। मिजरी दुख होता है, दुख से कोई भी सेंटेंस आप सोचो और इमेजिन करो और मुझे कमेंट में जरूर बताओ ऐसा क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ 2 पे। पहला तो ये बहुत इजी पैराग्राफ है, ये 2019 का पूछा गया आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते पहले ये पैसेज पढ़ते हैं। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी एक महान
महान बेटों में से, भारत के महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब में से एक महात्मा गांधी भी हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी, एक महान बेटे थे, एक महान पुत्र थे। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम जो था वह क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज बॉर्न ऑफ पोरबंदर एट पोरबंदर होगा यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ही वॉज बॉर्न एट पोरबंदर, उनका जन्म पोरबंदर में हुआ ऑन 2 अक्टूबर 1869 को। हिज फादर करमचंद गांधी वॉज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, उनके पिता करमचंद गांधी बिल्कुल एक सज्जन पात्र के व्यक्ति थे। ही वॉज बोल्ड, वह काफ़ी सहनशील, शक्तिशाली, ट्रूथफुल, सच्चेवादी एंड जेनरस, और बहुत ही उदार थे। गांधी जी मदर, गांधी जी की जो माँ थी, पुतलीबाई, हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, उनकी माँ को पुतलीबाई, जिन्हें भगवान में काफ़ी ज़्यादा विश्वास था। सी वॉज अ रिलीजियस लेडी, वह एक धार्मिक विचारधारा की महिला। एंड सी वेंट टू अ टेम्पल एवरी डे, और वह प्रत्येक दिन मंदिर जाया करती थी। सी बिलीव्ड इन प्रेयर, उन्हें भगवान में विश्वास था, प्रार्थना पूजा में विश्वास था। एंड वर्शिप, और पूजा करती थी। ऑन अ सर्टेन डे ऑफ द मंथ, महीना के किसी एक दिन, सी हैड हर मील्स ओनली आफ्टर सीइंग द सन, वह तभी अपना भोजन करती जब वह सूर्य देवता को देख लेती। When she did not see the sun, जब वह सूर्य देवता को नहीं देखती, she would not eat, वह नहीं खाना खाती। कौन? उनकी माँ। द फैमिली वॉज क्वाइट वेल टू डू, उनका जो परिवार था वह काफ़ी हद तक अच्छा चल रहा था। गांधी जी वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मदर, गांधी जी अपने माँ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ये रहा पैसेज। क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी? इजी क्वेश्चन है, किसी को इसका तो आंसर मुझसे लगता नहीं कि छूटेगा। तो महात्मा गांधी का फुल नेम क्या था? महात्मा गांधीज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज महात्मा गांधी? महात्मा गांधी कौन रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? देखना, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। कितना इजी है ना। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, और महात्मा गांधी थे कौन? तो महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ इंडिया, भारत के महान सपूतों में से एक महात्मा गांधी भी थे। व्हेन एंड वेयर वॉज ही बॉर्न? कब इनका, कहाँ पे इनका जन्म हुआ? तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न, महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन इन या एट पोरबंदर ऑन 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन पोरबंदर एट ऑन 2 अक्टूबर 1869। उनका जन्म पोरबंदर 1869 में 2 अक्टूबर को होता है। हु वर द पेरेंट्स ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के माता पिता कौन थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें, तो जान जिनकी आई होगी तो वो तो बहुत मज़े लिए होंगे। महात्मा गांधीज फादर वॉज करमचंद गांधी एंड मदर वॉज पुतलीबाई। महात्मा गांधी फादर वॉज करमचंद गांधी एंड द मदर वॉज पुतलीबाई। गाइज, मैंने जानबूझ के आंसर नहीं लिखा, नहीं आपको बुक में लिखा हुआ बहुत अच्छे से मिल जाएगा। बस आप मेरे साथ सीखो कैसे इसको हम बनाते हैं। तो आपको वही वर्ड एग्जैक्टली ढूंढना है और यहाँ पे टिक करना। इससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल आपको ये 3rd और 4th पैराग्राफ बहुत अच्छा ज़्यादा आपके लिए रहेगा। ढूंढते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते, हु इज़ नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हु वॉज मैक्स मूलर? मैक्स मूलर कौन थे? हु एडॉन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य? विक्रमादित्य की कोर्ट को कौन और उसकी सुंदरता शोभा को बढ़ा देता है? और आपको यहाँ पे 2 सेंटेंस बनाना है। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बना के जरूर आंसर करोगे। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, सेंचुरी शताब्दी। मैं इजी आपको एक लाइन बता देता हूँ। वी आर इंडिपेंडेंट टू फाइट इन इलेक्शन पार्टी। हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं इलेक्शन पार्टी से लड़ने के लिए। सेंचुरी, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। अब आप लोग कोई भी सेंटेंस बना के जरूर कमेंट करो गाइस। कालिदास इज नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, पहली लाइन। और क्वेश्चन है हु इज नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? देखो पहली क्वेश्चन पहली लाइन में आंसर मिल रहा है। कौन है भारत के शेक्सपियर? तो आंसर होगा कालिदास इज नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है।
हु वॉज मैक्स मूलर? मैक्स मूलर कौन थे? देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। हिज नेम वॉज बीन इमोर्सलाइज्ड इन द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। कालिदास जी का जो नाम जो है वह याद किया जाता है। इमोर्सलाइज्ड का मतलब अमर है। कब, कहाँ पे अमर है? तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में। He was at the head of the celebrated 9 James who adorned the court of विक्रमादित्य। यह विक्रमादित्य के महाराज की जो सभा जो थी उसके 9 जो उनमें जो रत्न थे, जो बड़े बड़े वो जो शहंशाह जो रत्न थे जो उनकी कोर्ट की सुंदरता बढ़ाती थी, उस सब के ये हेड थे। द पोएम्स एंड ड्रामास ऑफ कालिदास हैव एलिशिएटेड अनरिजर्व्ड प्रेज। जो कविता और जो ड्रामा नाटक कालिदास ने लिखा है वह क्या क्या करती है, वह पूरे लोग मतलब वह जो है ना उससे मिला। एलिसिटेड का मतलब मिलना, प्राप्त होना। क्या मिलना? स्वतंत्रता, प्रेज का मतलब था प्रशंसा, प्रशंसा मिली। कैसे? हर एक व्यक्ति से मिली। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनकी प्रशंसा न किया हो। नॉट ओनली फ्रॉम इंडियन स्कॉलर्स, न केवल भारतीय विद्वानों के द्वारा, बट इवन फ्रॉम यूरोपियन क्राइटिक्स, बल्कि जो यूरोप के जो क्राइटिक्स, जो आलोचनकारी सब थे ना, जो उनकी आलोचना करते थे, लाइक मैक्स मूलर, जैसे कि मैक्स मूलर थे, उनके द्वारा भी इनकी कविता की प्रशंसा की गई। क्वेश्चन आपको याद आ रहा है ना? क्वेश्चन अभी था, आई थिंक मुझे याद आ रहा है। हु वॉज मैक्स मूलर? मैक्स मूलर कौन था? तो आपका आंसर देंगे यहाँ पे, मैक्स मूलर वॉज एन यूरोपियन क्राइटिक्स। मैक्स मूलर जो थे, क्राइटिक्स का मतलब आलोचनकारी। मैक्स मूलर वॉज एन यूरोपियन क्राइटिक्स एंड वॉज ए पोएट ड्रामाटिस्ट। मैक्स मूलर एक यूरोपियन क्राइटिक्स थे या पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे, जो बोल दो। बहुत आंसर है आपके पास यहाँ पे। द एज इन विच कालिदास फ्लोरिस्ड, वह युग जब कालिदास जो है ना फलने लगे, फूलने लगे, उनकी नाम चलने लगी। एंड द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न, और जहाँ पे इनका जन्म हुआ, वह आर ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट, वह एक विवादित मुद्दा बन गया। बट ट्रू जीनियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, लेकिन वह उस समय में भी बहुत बुद्धि ये क्या बोलते हैं, जीनियस थे, बुद्धिमान थे। इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वह स्वतंत्र थे उस समय में। एंड प्लेस एंड ऑल्दो द सेंचुरी ऑफ कालिदास इज फार मोर रिमोट, और हाँ बिल्कुल, हालांकि जो कालिदास की जो शताब्दी है, जिस समय कालिदास जो थे, वह आज से काफ़ी दूर हो चुकी। रिमोट का मतलब मोबाइल फ़ोन, ये टीवी वाला रिमोट मत समझना, रिमोट का मतलब दूर। हिज फेम इज शाइनिंग, उनकी जो फेम है, फेम का मतलब कीर्ति, प्रसिद्धि आज भी चमक रही है। विथ अनडिमिनिस्ड, अनडिमिनिस्ड का मतलब होता है जो चीज़ें कम ना हो, जो फलते फूलते रहे। ग्रैंड्योर इवन इन आवर डेज, और वह आज भी हमारे इन दिनों में हम उनकी शोभा, उनकी जो वैभव है उसे बढ़ा रही है। तो पहला क्वेश्चन, हु इज नॉन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया? तो कालिदास इज नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हु वॉज मैक्स मूलर? मैक्स मूलर वॉज एन यूरोपियन क्राइटिक्स, वह क्या थे? एक यूरोपियन क्राइटिक्स थे, क्रिटिक्स थे, क्राइटिक्स नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, वह क्रिटिक्स थे। क्रिटिक्स का मतलब था आलोचनकारी। हु एडॉर्न द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य? विक्रमादित्य की कोर्ट की सुंदरता को कौन बढ़ाता था? अभी देखो पीछे पड़े होगे, कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य है ना, हेड ऑफ द सेलिब्रेटेड 9 जेम्स हु एडॉर्न द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। तो आंसर क्या लिखेंगे? कालिदास द हेड ऑफ द सेलिब्रेटेड 9 जेम्स हु एडॉर्न द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। इतनी भी लाइन लिखो ना, तो डायरेक्टली लिख सकते हो, कालिदास एडॉर्न द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। एडॉर्न का मतलब होता है शोभा बढ़ाना, उसकी मान सम्मान को और ऊंचा करवाना। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर डी का क्वेश्चन आंसर मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ। यहाँ ये क्वेश्चन 2021 मतलब लास्ट ईयर पूछी गई है। ट्रीज प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, पेड़ रक्षा करती है किस चीज़ की? वातावरण की। एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन, और हमें देती है क्या? ऑक्सीजन। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, वह रोकती है, किस चीज़ से रोकती है? मिट्टी के कटाव को। एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, हद से ज़्यादा पेड़ काटना। हैव एग्रावेटेड, वह क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। मेनी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे पर्यावरणीय समस्या को। डिस्पाइट, के बावजूद। मेनी अवेयरनेस कैंपेन्स पीपल हैव नॉट पुट एट एन एंड टू द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग ट्रीज, कई सारे
जागरूक आंदोलन किए गए, इसके बावजूद लोगों ने पेड़ के काटने की जो अभ्यास है उन्होंने नहीं छोड़ा। वी डू नॉट रियलाइज, हम सब इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, डैट बाय डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, कि अगर हम इस तरह की जो पर्यावरण जो बैलेंस है अगर हम उसको परेशान करेंगे इन नेचर, प्राकृतिक में, वी आर आवरसेल्व्स पेविंग द वे फॉर ब्रेक डाउन ऑफ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हम सब खुद से अपने रास्ते में कंकड़ बिछा रहे हैं, वैसा रास्ता चुन रहे हैं जो हमें आगे कष्ट देगा और हमारी लाइफ को और ज़्यादा वह प्रताड़ित करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू ट्रीज डू, पेड़ क्या करते हैं? तो पेड़ क्या करते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रीज प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन, यही आंसर होगा ना आपका 1 का। इतना ही तो लिखना, अब ये मत लिखते पूरे चले जाना, यहाँ से लेके लास्ट यहाँ तक मत लिख देना, बस इतना आंसर लिखना, ट्रीज प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन। मैं बिल्कुल बोलता हूँ ये 1 नंबर का आंसर है, 1 नंबर, इट मीन्स केवल 1 से 2 लाइन में आंसर लिखो। Who has aggravated the ecological problems, कौन बढ़ा रहा है पर्यावरणीय समस्या को, कौन बढ़ा रहा है? तो इसका आंसर कौन होगा? Excessive cutting of trees, excessive cutting of trees have aggravated many ecological problems, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन ऐसा चीज़ है जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है, तो एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, हद से ज़्यादा कटाव पेड़ की यही चीज़ बढ़ा रही है। विच प्रैक्टिस हैव बी स्टिल नॉट स्टॉप्ड, ऐसी कौन सी अभ्यास है जो हमने आज तक नहीं रोकी, अभी तक नहीं रोकी है, और वह कौन सी है? पीपल हैव नॉट, रे कहाँ भाग रहा है, रुक जा। पीपल हैव नॉट पुट एन एंड टू द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग ट्रीज, यही आंसर होगा ना। क्या होगा? लोग जो हैं इस उनकी जो ये अभ्यास है पेड़ काटने की, उसे ख़त्म नहीं कर, उसे समाप्त नहीं कर रहे हैं। मेक सेंटेंस, एनवायरनमेंट, वातावरण, आप लोग बना के देंगे मुझसे आशा करता हूँ, और आप लोग मुझे पता है ज़रूर करोगे। थोड़ा सा आप लोग के पास टाइम कम रहता है ना, फ्री फायर, पबजी ये सब खेलना, फिर मेम्स देखना, रील्स देखना, फ़ोटोज़ क्लिक करना, ये समय टाइम ज़्यादा चला जाता है। कोई नहीं, फिर भी 2 मिनट का समय निकालो और एक अच्छे से सेंटेंस मुझे बताओ, इस सब जो भी वर्ड्स हैं, और अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करो, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एनवायरनमेंट, वातावरण, और प्रोटेक्ट, रक्षा करना, इससे आप 2 वाक्य दोनों से एक सेंटेंस बना के ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजो। ये आपका 2018 का क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, ऐसे चलिए पढ़ते हैं। सरोजनी नायडू वॉज एजुकेटेड इन हर अर्ली ईयर्स अंडर हर फादर्स ऑन केयर, सरोजनी नायडू पढ़ी, कहाँ पढ़ी? अपने पापा के देख रेख में। ही वांटेड हर टू बिकम ए ग्रेट मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट, वह चाहते थे, वह मतलब कौन? सरोजनी नायडू के फादर चाहते थे, क्या चाहते थे? उनको बनाना एक महान गणितज्ञ या वैज्ञानिक। बट सी लव्ड टू ड्रीम एंड राइट पोएम्स, लेकिन उन्हें पसंद था सपना देखना और कविताएं लिखना। सी वॉज हार्डली 11, वह लगभग 11 की होगी। व्हेन सी रॉट हर फर्स्ट पोएम, जब वह अपना पहला कविता लिखती है। एट 13 वर्ष की उम्र में सी रॉट ए लॉन्ग पोएम इन द मैनर ऑफ फेमस इंग्लिश पोएट्स, और 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक सबसे लंबी कविता लिखी एक इंग्लिश पोएट्स को लेकर के। आफ्टर हर मैट्रिकुलेशन इन इंडिया, भारत में ये मैट्रिकुलेशन करने के बाद, सी वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, ये इंग्लैंड जाती है अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। सी मेट, वहाँ पे मिली सर एडमंड से, हु वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स, जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू, बहुत ही विद्वत व्यक्ति थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हर नॉलेज, वह सरोजनी नायडू की जो ज्ञान थी उससे वह प्रसन्न हो गए, इम्प्रेस्ड हो गए, एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धि से वह बहुत ही प्रसन्नचित्त हो गए। ही वॉज सरप्राइज टू सी, वह उन्हें बहुत आश्चर्य होता है, डेट सी हैज़ रिटन पोएम्स, कि उन्होंने कविता लिखा इन फ्लॉलेस इंग्लिश, बिल्कुल वैसी
धारा प्रवाह इंग्लिश में, बट फेल्ट डिसअपॉइंट, लेकिन निराश हो जाते हैं, टू फाइंड दैट दे हैड नथिंग ऑफ द ईस्ट इन देम, कि उन्होंने ईस्ट को लेकर के कुछ भी नहीं लिखा। ही एडवाइज्ड हर टू राइट समथिंग अबाउट हर ऑन कंट्री, उन्होंने कहा कि सरोजनी आप अपनी देश के बारे में भी कुछ जरूर लिखो। एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, और तब से सी डिवोटेड हरसेल्फ टू राइटिंग वर्सेस अबाउट इंडिया, और तब से जो है वह भारत के बारे में अलग अलग कई तरह की छंद और लिखना शुरू कर देती है। क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट डिड सरोजनी नायडूज फादर वांट टू चूज हर टू चूज ए करियर, सरोजनी नायडू के पापा क्या चाहते थे उन्हें अपने करियर में चुनने के लिए? तो क्या होगा आंसर? सरोजनी नायडूज फादर वांटेड टू बिकम ए ग्रेट मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट, सरोजनी नायडू के फादर चाहते थे उन्हें एक महान गणितज्ञ या वैज्ञानिक बनाना। What did सर एडमंड एडवाइस सरोजनी नायडू, सर एडमंड ने सरोजनी नायडू को क्या एडवाइस करते हैं? तो यहाँ पे हमने पढ़ा ना, कहाँ था, ही वॉज सरप्राइज टू सी बट फेल्ट डिसअपॉइंट टू फाइंड इन, क्वेश्चन क्या था, एक मिनट रुक जाओ। What did सर एडमंड एडवाइस सरोजनी नायडू को सर एडमंड ने क्या एडवाइस किया? ही एडवाइज्ड, मतलब सर एडमंड एडवाइज्ड सरोजनी नायडू टू राइट समथिंग अबाउट हर ऑन कंट्री एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, बस इतना ही लिखना आंसर, ज़्यादा मत लंबा करना। ही एडवाइज्ड हर, मतलब सर एडमंड एडवाइज्ड हर टू राइट समथिंग अबाउट हर ऑन कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड बाय हर पोएम्स, वह सर एडमंड जो थे वह उनकी कविता से क्यों निराश हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा, वह क्यों निराश होते, क्योंकि वह उस पोयम में ईस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखे थे। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे फेल्ट डिसअपॉइंटेड, इसका मतलब सर एडमंड फेल्ट डिसअपॉइंटेड टू फाइंड दैट सी हैड नथिंग ऑफ द ईस्ट इन देम, कि सर एडमंड को बहुत निराशा होता है ये देख करके कि उन्होंने ईस्ट को लेकर के कुछ भी बातें नहीं लिखी थी। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही एडवाइज हर, वह सर एडमंड ने उन्हें क्या एडवाइस किया? एंड डिड सी फॉलो हिज एडवाइस, क्या और उनके एडवाइस को फॉलो करती है? तो यहाँ पे लिखेंगे ही एडवाइज्ड हर राइट समथिंग अबाउट हर ऑन कंट्री एंड यस, और फिर बाद में वो लिखना स्टार्ट कर देती है, तो और फिर लिखेंगे एंड यस सी फॉलो हिज एडवाइस। देखो ये दो क्वेश्चन बी और डी तो एक जैसा क्वेश्चन हो गया है बिल्कुल। अब पता नहीं टाइपिंग एरर है या क्वेश्चन एक जैसा है, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा है, मेरे पास बुक नहीं है जो मैं तो देख के बता देता आपको। होपफुली गाइस ये आपका लास्ट पेज था। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।